Hello everyone, welcome to the class number 9 of Food Safety and Standard Act 2006। तो ये हमारी क्लास नंबर 9 है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 9 है हमारे फूड लॉ की ये क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने अभी तक क्लास नंबर 8 तक सब कुछ कवर कर लिया है। तो इंडियन फूड लॉ को हम पढ़ रहे हैं, तो इंडियन फूड लॉ हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब आप इंटरनेशनल फूड लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कोडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, हम या 2 या 3 क्लासेस में कोडेक्स को कवर कर लेंगे। तो हमारा ये नेशनल फूड लॉ में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल फूड लॉ में हम कोडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट कोडेक्स को हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि हमें वहाँ पर भी कोडेक्स ने जो भी लॉ या फिर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो हर एक को हमें पढ़ना होगा। बस ऑल ओवर हमें कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कवर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी हम चैप्टर नंबर 7 को कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें हम फूड की एनालिसिस से रिलेटेड कुछ सैंपल कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे एफएसओ को लेकर के, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें हम पेनाल्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 की बात करें, 11 की बात करें, 12 की बात करें, खासकर 11-12 हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बाकी ऑल ओवर आपको पता होना चाहिए इनमें क्या दिया गया है, उसको हम पढ़ लेंगे। बाकी ये जो 3 चैप्टर्स हैं इन पे हमारा मेजर फोकस होगा, इनको हम डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लास में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसके पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कवर किया था सेक्शन नंबर 31 तक, ठीक है। सेक्शन नंबर 31 तक हमने कवर कर लिया था। बाकी आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 32 से। सेक्शन नंबर 32 में दिया गया है इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में। इम्प्रूवमेंट नोटिस की अगर हम बात करें तो इसको देखो, समझने से पहले, पूरे सेक्शन को समझने से पहले बेसिकली आप समझ लो इम्प्रूवमेंट नोटिस होता क्या है। जैसे कि पिछले वाले क्लास में कुछ सेक्शन में हमने देखा था कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर कोई भी कैंडिडेट जो फूड का बिजनेस करना चाहता है फिर कर रहा है, ठीक है, अगर उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो क्या करेगा, लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। लाइसेंस के लिए अगर वो अप्लाई करता है तो विद इन 60 डेज अगर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है विद इन 60 डेज, तो वो क्या करेगा, अगर उसको लाइसेंस मिलता है तो भी ठीक है, अगर नहीं कुछ मिलता है तो वो 60 डेज के बाद में अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ऐसा लगता है कि बाद में उसको लगता है कि ये जो बिजनेस रन हो रहा है ये लाइसेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, एक इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू कर सकता है। ऐसा हमने पिछले वाले सेक्शंस में पढ़ा था। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट नोटिस होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। तो इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या होता है कि एक तरीके का नोटिस होता है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसको इशू करती है, बट यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो इसको इशू करता है। देखो, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। इसको हम क्लियरली अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं एफएसओडीओ, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। वरना डेजिग्नेटेड ऑफिसर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, फूड के अलावा जो अदर डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। कई सारे ऑफिसर होते हैं जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जिनको बोलते हैं, एक डेजिग्नेटेड हम कह सकते हैं एक रैंक पे ऑफिसर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसके पास में ये पावर होती है कि वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहलाता है, और उसके पास में ये पावर होती है कि वो इम्प्रूवमेंट नोटिस को इशू कर सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो इसको इशू नहीं कर सकता है, एफएसओ इशू नहीं कर सकता है, बट डेजिग्नेटेड ऑफिसर इशू कर सकता है। यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर has reasonable ground for believing that any food business operator has failed to comply with any regulation to which this section applies, he may buy a notice served on that food business operator in this act referred as an improvement notice। देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको अगर कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड मिलता है, अगर उसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो जो भी एक्ट या फिर रेगुलेशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको कंप्लाई करने में, जो भी कंप्लायंस उसे करानी होती है उनको इम्प्लीमेंट करने में
लॉ में जो भी प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में वो फेल हो गया है। कहने का मतलब लॉ की लैंग्वेज में उसको कंप्लाई करने में वो फेल्ड हो गया है। तो उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस को हम क्या बोलेंगे, उस नोटिस को हम इम्प्रूवमेंट नोटिस बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया क्या होता है। ये एक नोटिस है एक तरीके का जिसको हम इम्प्रूवमेंट नोटिस बोलेंगे। हिंदी में बोले तो हम इसको एक सुधार नोटिस बोल सकते हैं कि मतलब आपने जो भी गलतियां करी हैं आप उनको इम्प्रूव कर लो, आप उनको सुधार लो, इसलिए ये नोटिस दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यहाँ पर स्टेट द ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो जो नोटिस भेजेगा उस नोटिस में ये मेंशन करेगा स्टेट द ग्राउंड फॉर बिलीविंग, उसके आधार को मेंशन करेगा, उसके रीजन को मेंशन करेगा कि ऐसी कौन से प्रोविजंस हैं जिनको जिनको इम्प्लीमेंट करने में फूड बिजनेस ऑपरेटर फेल हुआ है। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफाई द मैटर विच कॉन्स्टिट्यूट द फूड बिजनेस ऑपरेटर फेलियर्स टू कंप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई द मैटर विच कॉन्स्टिट्यूट द, तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैटर है इसको लेकर के उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा, क्लियरली मेंशन करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर कि किस वजह से ये फेल हुआ है। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफाई द मेजर्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द said authority the food business operator must take in order to secure compliance। अब यहाँ पर क्या करेगा वो, यहाँ पर कुछ मेजर्स यानी कि कुछ पॉइंट्स भी मेंशन करेगा, स्पेसिफाई करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जो फूड अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर दिए गए होंगे उनको भी यहाँ पर मेंशन करेगा, जिससे फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या करेगा, उन जो मेजर्स बताए गए हैं, यानी कहने का मतलब है जो आगे के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनको यहाँ पर अडॉप्ट करेगा, उनका यूज करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे जो भी कंप्लायंस को लेकर के जो उसकी गलतियां हुई हैं उसको वो सिक्योर कर पाए, दोबारा से सारी चीजों को वो रेक्टिफाई कर पाए, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा से उनको सुधार कर पाए, यहाँ पर यही कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि रिक्वायर द फूड बिजनेस ऑपरेटर टू टेक दोज मेजर्स और मेजर्स विच आर at least equivalent to them within a reasonable period not being less than 14 days as may be specified in the notice। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेजर्स रिक्वायर हैं वो उसमें मेंशन होंगे, और मिनिमम कम से कम नॉट बीइंग लेस देन 14 डेज, मिनिमम 14 डेज का टाइम दिया जाएगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को इनको अडॉप्ट करने के लिए, सारे ही जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आइए वो भी आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। आपको बस ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बस आपको पता होना चाहिए कौन इशू करता है, कौन और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो इसमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखा गया है कि जो इफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर फेल्स टू कंप्लाई विथ एन इम्प्रूवमेंट नोटिस हिज लाइसेंस में बी सस्पेंडेड। ठीक है, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर इम्प्रूवमेंट नोटिस में जो भी मेजर्स लिखे गए हैं अगर उनको भी कंप्लाई करने में वो फेल हो जाता, उसके बाद भी वो नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। पहले उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, ना कि कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद में इफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर स्टिल फेल्स टू कंप्लाई विद द इम्प्रूवमेंट, उसके बाद में भी सेम गलती को रिपीट करता है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर में आफ्टर गिविंग द licensee an opportunity to show cause cancel the license granted to him। उसके बाद में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उस पर्टिकुलर फूड बिजनेस ऑपरेटर को या फिर लाइसेंसी को जिसके पास में लाइसेंस है उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, उसके बाद में वो पूरी तरीके से उसके लाइसेंस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में पावर है इम्प्रूवमेंट नोटिस को इशू करने की, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास पावर है लाइसेंस को इशू करने की, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास पावर है लाइसेंस को क्या करने की, कैंसिल करने की। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स हैं इसके पास में, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर मे सस्पेंड एनी लाइसेंस फोर्थ विद इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी उनको वो राइटिंग में लिख के देगा प्रॉपर तरीके से, क्या रीज़न है, किस बेसिस पे लाइसेंस को कैंसिल किया जा रहा है। उसके बाद में एनी पर्सन हु एग्रीव्ड बाय, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर उसको लगता है कि उसके साथ में जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हुई हैं, एंड इम्प्रूवमेंट नोटिस को लेकर के, रिफ्यूज़ल टू इशू अ सर्टिफिकेट एज टू इम्प्रूवमेंट नोटिस को लेकर के, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ revocation of license under this act may appeal to the commissioner of food safety whose decision thereon shall be the final। कहने का मतलब ये है
कि अगर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है बट उसके बाद उसको लगता है कि भाई उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसकी गलती नहीं थी, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, अगर उसको लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद में वो अपने प्रूफ वगैरह दे सकता है, अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, एक अपील डाल सकता है, किसके सामने, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के सामने, और उसके बाद में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। आइए, वो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या है। इम्प्रूवमेंट नोटिस के बाद में लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, उसके बाद में अपील कहाँ पे कौन कर सकता है, ये सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो हमारे सामने आता है प्रोविशन ऑर्डर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट नोटिस हो गया, प्रोविशन ऑर्डर हो गया, इन सबको आपको याद रखना है कि कौन कब किसको इशू करता है। तो प्रोविशन ऑर्डर क्या होता है, देखो प्रोविशन ऑर्डर का मतलब हमने समझा था पिछली कुछ डिफिनीशंस में। इसका मतलब यही होता है कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से स्टॉप करना, उसकी एक्टिविटी को रोक देना, उसके मूवमेंट को रोक देना, उसकी सेल, परचेज, इंपोर्ट सब कुछ रोक देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रोहिबिट कर देना, रोक लगा देना, निषेध बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हम प्रोविशन ऑर्डर बोलते हैं, जिस ऑर्डर के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के या फिर उससे रिलेटेड बिजनेस को लेकर के। तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इफ, यदि एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कन्विक्टेड पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे गए उनका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, कन्विक्टेड पाया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोविशन ऑर्डर को इशू किया जा सकता है, किसके द्वारा, द कोड बाय और बिफोर विच ही इज सो कन्विक्टेड इज सेटिस्फाइड दैट द हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट with respect to that food business operator, the court, after giving the food business operator an opportunity of being heard, may be by an order impose the following provision, namely, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कोर्ट की बात हो रही है, अगर कोर्ट को लगता है, देखो यहाँ पर जो कोर्ट टर्म यूज हो रहा है ये हमारा नॉर्मल कोर्ट नहीं है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट वो कोर्ट नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फूड सेफ्टी को लेकर के हमने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था, हमने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था, जो हमने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था ना, फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल के बारे में, उसकी बात हो रही है। तो ट्रिब्यूनल में क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग अगर उनको यहाँ पर लगता है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर उसको कन्विक्टेड पाया जाता है और उनको ये इस बात को लेकर के वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इसकी वजह से हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोविशन ऑर्डर को इशू करेंगे, बट एक मौका दिया जाएगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को उसकी बात रखने का, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद में अगर वो अपनी चीज़ों को साबित कर पाता तो ठीक है, वरना उसके बाद में यहाँ पर बाई ऑर्डर प्रोविशन ऑर्डर को इम्पोज कर दिया जाए। तो प्रोविशन किस किस तरीके के होंगे यहाँ पर लिखा गया है। एक तो होगा जैसे कि हो सकता है अ प्रोविशन ऑन द यूज ऑफ प्रोसेस और ट्रीटमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ फूड बिजनेस। तो फूड बिजनेस को लेकर के जैसे जो प्रोसेस यूज होते हैं या फिर जो ट्रीटमेंट यूज होता है उस पर यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है प्रोविशन ऑर्डर के द्वारा। A provision on the use of premises or equipment for the purpose of the food business or any other food business of the same class or description, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक किस तरीके से प्रोविजन लगाया जा सकता है, प्रोविजन ऑन द यूज ऑफ प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई फूड बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उस पूरी प्लेस को प्रोविड कर देना। उसके बाद में इक्विपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द फूड बिजनेस, जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उन पे रोक लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट तरीके से प्रोविजन ऑर्डर इशू किया जा सकता है, और एनी अदर फूड बिजनेस फॉर द सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद में अ प्रोविजन ऑन द यूज ऑफ द प्रीमाइसेस इक्विपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द फूड बिजनेस, तो सेम वही चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर प्रोविजन ऑर्डर इशू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि द कोड मे ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी सो टू डू बाय एन ऑर्डर इम्पोज एन प्रोविजन ऑर्डर ऑन द फूड बिजनेस ऑपरेटर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी फूड बिजनेस और एनी फूड बिजनेस ऑफ अ क्लास और डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। यानी कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उसके ऊपर एक तरीके का और प्रोविजन ऑर्डर इम्पोज किया जा सकता है, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ फूड बिजनेस, जो फूड बिजनेस को लेकर के जो मैनेजमेंट होता है उस पे पार्टिसिपेशन पे भी यहाँ पर प्रोविजन ऑर्डर लगाया जा सकता है। और एनी फूड बिजनेस ऑफ अ क्लास और डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो बिजनेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, फूड बिजनेस को लेकर के जो मैनेजमेंट होता है पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है।
उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है कि एज सून एज प्रैक्टिसेबल आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, जो हमने पीछे देखा था सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, यानी कि ये सबसेक्शन 2, इन दिस एक्ट रेफर टू एज प्रोविजन ऑर्डर द कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल। तो क्या होगा कि जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों के अंडर में जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम प्रोविजन ऑर्डर बोलेंगे। यानी कि जितने भी टाइप के हमने अभी ऑर्डर्स के बारे में बात किया कि इस तरीके से प्रोवाइड कर देना, जो भी प्लेसेस है उनको प्रोवाइड कर देना, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने से प्रोवाइड कर देना, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन ऑर्डर बोलेंगे। उस केस में जो कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ पर दिया गया है पॉइंट नंबर ए और बी में कि वो क्या करेगा, सर्व अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। यानी कि क्या करेगा, वो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर उसकी कॉपी को क्या करेगा, एक तो इन्फॉर्म करेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद में इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 क्या करेगा, अफिक्स अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर एट द कॉन्स्पिकियस प्लेस ऑन सच प्रेमाइसेस यूज फॉर द पर्पस ऑफ द फूड बिजनेसेस। उसके बाद में एंड एनी पर्सन who knowingly contravenes such an order shall be guilty of an offense under B and be punishable with a fine which may extend to 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहने का मतलब ये है कि अगर एक तो ये क्या करेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेगा, सर्व अ कॉपी ऑफ एन ऑर्डर ऑन फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद में इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 क्या करेगा, उस ऑर्डर की जो कॉपी होगी उसको, जो एक प्लेस होगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिकियस प्लेस, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे फूड बिजनेस रन हो रहा है और एक ऐसी जगह जहाँ पर आते जाते सबकी नज़र पड़े, एक ऐसी प्लेस पे लगाना जहाँ पर सबको वो नोटिस दिखाई दे। ऐसी जगह पर उस नोटिस को फिक्स कर देना, वहाँ पर पेस्ट कर देना, फॉर द पर्पस यूज फॉर द पर्पस ऑफ फूड बिजनेसेस एंड एनी पर्सन। अगर उस केस में कोई ऐसा पर्सन उसको देखने के बावजूद भी उस प्रेमाइसेस का यूज करता है, फूड बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को ऑपरेट करता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर शैल बी गिल्टी ऑन एन ऑफेंस एंड बी पनिशेबल। तो उस केस में वो पर्सन के द्वारा ये माना जाएगा कि उसने लॉ का कॉन्ट्रावेंस किया है और उसके ऊपर यहाँ पर पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। एंड बी पनिशेबल विथ अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर पे तो यहाँ पर इम्पोज किया ही जा रहा है, अगर वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में जो एम्प्लॉय हैं उस नोटिस को पढ़ने के बावजूद भी ऐसी चीज़ों को करते हैं, जो भी लॉ में जो चीज़ें लिखी गई है उनका कॉन्ट्रावेंस करते हैं, उस केस में उनके ऊपर यहाँ पर फाइन इम्पोज किया जाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि प्रोविजन ऑर्डर क्या होता है, इसको कब इशू किया जाता है और इसको कौन इशू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रोविजन ऑर्डर के बाद में एक हम चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये पढ़ेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर के बारे में। तो इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर के बारे में सेक्शन नंबर 34 में बताया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हमने प्रोविजन ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द designated officer is satisfied that the health risk condition exists with respect to any food business, he may, after a notice served on the food business operator in this act referred to as an emergency provision notice, apply to the Commissioner of Food Safety for imposing the provision। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर और एक यहाँ पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, दो लोगों का नाम यहाँ पर आया है। तो अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ऐसा लगता है कि हेल्थ रिस्क कंडीशन देखने को मिलती है कि एग्जिस्ट करती है विथ रेस्पेक्ट टू एनी फूड बिजनेस, किसी भी फूड बिजनेस को लेकर के, ही में आफ्टर अ नोटिस सर्व ऑन द फूड बिजनेस ऑपरेटर, उस केस में इन दिस एक्ट रेफर टू एज एन एमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर अप्लाई टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर इम्पोजिंग द प्रोविजन ऑर्डर। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर यहाँ पर एक नोटिस के लिए बोलेगा किसके सामने, अप्लाई टू द नोटिस कमिश्नर, अप्लाई टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास में अप्लाई करेगा इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इज सेटिस्फाइड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एन ऑफिसर
that the health risk condition exists with respect to any food business, he shall by an order impose the provision order. अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ऐसा लगता है कि हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो वो यहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा किसके सामने? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के सामने। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को अगर ऐसा लगता है, सेटिस्फाई हो जाता है इस पूरी कंडीशन को लेकर के कि हाँ हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में वो क्या करेगा? यहाँ पर एक ऑर्डर इम्पोज करेगा, एक ऑर्डर इम्पोज करेगा जिसको हम प्रोविजन ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पोज कौन कर रहा है? यहाँ पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कर रहा है, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है कि हाँ सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, उस केस में आप यहाँ पर क्या करिए? प्रोविजन ऑर्डर को इशू कर दिए। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल नॉट अप्लाई फॉर एन इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर अनलेस at least one day before the date of application he had served notice on the food business operator of the business of his intention to apply for the order। ठीक है, तो उसके पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा? जब भी ये एप्लीकेशन के अप्लाई करेगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के सामने, उसके एक दिन पहले ये फूड बिजनेस ऑपरेटर को जरूर इन्फॉर्म करेगा, उसको बताएगा जरूर, उसके बाद में ये करेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जा कर के आप देखोगे कि इस लॉ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम लॉ में एक एक पॉइंट्स भी पढ़ना भूल जाते हैं और उसको अगर अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो पूरी की पूरी जो भी सिचुएशन है वो पलट जाती है। इस वजह से फूड लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस वजह से इसको हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इसमें आपने बस ये देख लिया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है, और इसको कब इशू करेगा और कौन इशू करेगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग को लेकर के, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 35 में बात करी गई है। द फूड अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन, फूड अथॉरिटी की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली FSSAI के बारे में बोला जा रहा है। फूड अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैरिंग ऑन देयर प्रोफेशन in any local area specified in the notification to report all occurrences of the food poisoning coming to their notice to such officer as may be specified। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फूड अथॉरिटी फूड पॉइजनिंग को लेकर के नोटिफिकेशन निकाल सकती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग को लेकर के नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि जो हमें और पढ़ना है। उसके बाद में देखो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आता है सेक्शन नंबर 36 डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी है। तो द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल बाय ऑर्डर अपॉइंट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर टू बी इन चार्ज ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा उसका अपॉइंटमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि who shall not be the below the rank of सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर होगा, यानी कि SDO की रैंक से नीचे नहीं होगा वो, और वो इंचार्ज होगा ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि आप कह सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में फूड सेफ्टी को लेकर के जो इंचार्ज होता है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि इसको बाकी जो चीज़ें होंगी उसको रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। देयर शैल बी ए डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर देखो इस बात को क्लियर किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। अब देखो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होता है ना, वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में UPPSC, इसी तरीके से FPPSC, और आप देखते हो हरियाणा में HPSC, और इसी तरीके से RPSC, तो यही सब अपॉइंट करते हैं कमिश्नर ऑफ, यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि जो द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल बी एज फॉलोज नेमली। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उनको हम अगर थोड़ा सा देख लें तो टू इशू और कैंसिल लाइसेंस ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। देखो पहले भी हमें ये चीज़ें पढ़ी है, आपको मैंने बताया भी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वही सारे फंक्शंस यहाँ पर हैं। लाइसेंस को इशू कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। उसके बाद में टू प्रोहिबिट द सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज़ इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ठीक है,
उसके बाद में देखो यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर प्रोविड भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने पीछे तो नहीं देखा डायरेक्टली इस बारे में मेंशन है, बट यहाँ पर देखो फंक्शन में मेंशन किया गया है। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी प्रोविड कर सकता है टू प्रोविड द सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इन कंट्रावेंशन ऑफ, अगर कहीं पे कंट्रावेंशन होता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, तो वो यहाँ पर उसको क्या कर सकता है, प्रोविड कर सकता है, उसकी सेल को प्रोविड कर सकता है। प्रोविजन ऑर्डर अलग है, बट यहाँ पर इसको ये इस केस में प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में टू रिसीव रिपोर्ट द सैंपल ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फूड फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड हिज जुरिसडिक्शन एंड गेट देम एनालाइज। तो क्या करेगा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा, वो जो सैंपल कलेक्ट करता है, उसके बाद में जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है उन सब को कलेक्ट करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर का काम होता है। जैसे कि टू रिसीव रिपोर्ट एंड सैंपल, रिपोर्ट को रिसीव करेगा एंड सैंपल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड को रिसीव करेगा फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड इन हिज जुरिसडिक्शन एंड गेट देम एनालाइज, और उसकी एनालिसिस वगैरह कराएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया कि टू मेक रिकमेंडेशन टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर सैंक्शन टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ कंट्रावेंशन। फिर क्या होगा कि मैंने आपको बताया था प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई गलत काम करता है, कोई कंट्रावेंशन करता है, अगर उसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चलानी है तो उसको ऑफिशियली चार्ज करना पड़ेगा ना हमें अदालत में। तो अदालत में पेश करने के लिए उसको ऑफिशियली लीगली उसके ऊपर कुछ इम्पोज करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो प्रोसिक्यूशन के लिए एक सैंक्शन को लॉन्च करना होता है, वो कौन करेगा, एक तरीके से परमिशन जो देनी होती है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा दी जाएगी, और उसके लिए रिकमेंडेशन कौन करेगा, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा, ठीक है। टू सैंक्शन और लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ कंट्रावेंशन पनिशेबल विथ फाइन। तो ये यहाँ पर इसके पास में भी सैंक्शन को लेकर के कुछ पावर है। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शन मेड बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड एक्शन टेकन बाय देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा जो भी इंस्पेक्शन होता है, उसके द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, उन सभी का जो डेटा वगैरह होता है उसको मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी किसका काम है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का काम है। To get investigated any complaint which may be made in writing in respect of any contravention of the provision of this act and the rules and regulation made thereunder, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर कोई कंप्लेन वगैरह डाली जाती है राइटिंग में, ठीक है, कंट्रावेंशन को लेकर के, लॉ के कंट्रावेंशन को लेकर के, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना ये इसके पास में इसका फंक्शन है। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन विथ मे बी मेड इन राइटिंग अगेंस्ट द फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करता है तो उस पर कौन यहाँ पर देखेगा, कौन उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा। अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर पे ऐसा कुछ होता है तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करेगा, ठीक है। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी इंटरेस्टेड बाय द कमिश्नर ऑफ, यानी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा जो भी ड्यूटीज हैं अगर इसको ट्रांसफर करी जाएंगी, सौंपी जाएंगी, तो उसको यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 37। तो सेक्शन नंबर 37 में बात करी जा रही है फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, ठीक है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इसका भी अपॉइंटमेंट करेगा। यहाँ पर बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक फिट हैविंग द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो हम FSO के लिए आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन के लिए परेशान रहते हो। देखो यहाँ पर इस लॉ में क्लियरली बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेस्क्राइब कौन करेगा, वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एज फूड सेफ्टी ऑफिसर फॉर सच लोकल एरिया एज मे ही मे असाइड टू देम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगी उसको डिसाइड करेगी और इसका अपॉइंटमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर FSO का काम क्या होता है, FSO का काम यही है कि इस एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, उनमें जो फंक्शंस लिखे गए, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एक कैंडिडेट की जो ऑफिसर की जरूरत होती है उसको हम फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में द स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर विद इन अ स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि एक होता है CFSO, ठीक है, एक होता है FSO।
यानी कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, और एफएसओ होता है जिसको हम स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। बट यहाँ पर देखो क्लियरली बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी जा रही है क्वालिफिकेशन को लेकर के। क्लियरली यहाँ पर बोला गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि अंडर सबसेक्शन 1 में जो क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे उसी के बेसिस पे ये अपॉइंट करेंगे। कभी कभी आपने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कभी कभी बोलती है कि ये क्वालिफिकेशन है, इसमें ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी क्वालिफिकेशन के लिए अगर किसी को कंसिडर करती है एफएसओ के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, ठीक है, लीगली करना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो हमारे सामने सेक्शन नंबर 38 है। तो सेक्शन नंबर 38 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एफएसओ की पावर्स के बारे में बताया गया। तो सेक्शन नंबर 37 हमें एफएसओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, और यहाँ पर बेसिकली पावर्स के बारे में बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनके बारे में तो आपको ज़रूर बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दिया गया है सेक्शन नंबर 38 के सबसेक्शन नंबर 1 में कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में, ठीक है, टेक अ सैंपल, वो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है कहाँ कहाँ से, ऑफ एनी फूड और एनी सब्सटेंस विच अपीयर्स टू हिम टू बी इंटेंडेड फॉर सेल और टू हैव बीन सोल्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि किसी भी तरीके का वो फूड का जो सैंपल है उसको कलेक्ट कर सकता है फॉर एनालिसिस ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद में और एनी आर्टिकल ऑफ फूड और सब्सटेंसेस विच इज फाउंड बाय हिम और in any premises which he has reason to believe that may be required as evidence in proceeding under any of the provision of this act or of the regulation or order made there under, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, एक तो वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट है कहीं भी सेल हो रहा है या किसी भी प्रेमाइसेस पे अवेलेबल है तो उसको जब भी चाहे ये कलेक्ट कर सकता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे आप, एक तो एक सैंपल होता है जो कलेक्ट किया जाता है एनालिसिस के लिए, एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है रिसर्च के लिए, बेसिकली रिसर्च के लिए। एक तो जो होता है जो फूड की एनालिसिस के लिए कुछ उसमें अडल्ट्रेशन वगैरह है उस पर्पज़ के लिए, तो हम कह सकते हैं एक लीगल सैंपल कलेक्ट किया जाता है, एक होता है सर्विलांस के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो दो तरीके के बेसिकली सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में कभी हम और डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच अपीयर्स टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर टू बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट एंड और द रेगुलेशन मेड देयर एंड। तो यानी कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को वो सीज कर सकता है, अगर वहाँ पर उसको लगता है फूड सेफ्टी ऑफिसर को यहाँ पर रूल्स का कंट्रावेंशन हुआ है तो वो उसको सीज कर सकता है। कीप इट इन द सेफ कस्टडी of the food business operator such article of food after taking a sample, and in both cases send the sample for analysis of food analyst for the local area within which such sample has been taken, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है, एक तो लीगल सैंपल के लिए, एक तो सर्विलांस के लिए, दोनों तरीकों से यहाँ पर सैंपल को कलेक्ट कर सकता है। दूसरा यहाँ पर वो सीज कर सकता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को, उसके बाद में उसको सेफ कस्टडी में रख सकता है ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड सच ऑफ फूड आफ्टर टेकिंग अ सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है जब वो सैंपल को कलेक्ट करता है, सैंपल को कलेक्ट करता है तो उसको 4 पार्ट्स पे डिवाइड करता है। इसको हम आगे देखेंगे, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भेजता है, फूड एनालिस्ट के पास भेजता है, और उसके बाद में आप देखोगे कि जो प्राइमरी फूड लेबोरेटरी होती हैं वहाँ रिसर्च के लिए भेजता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये भेजता है। 2 कॉपीज जो होती हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जाती हैं, तो उसी बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इन बोथ केसेस सेंड द सेम फॉर एनालिसिस टू द फूड एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट के पास में इसको एनालिसिस के लिए भेज सकता है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं इसके फूड सेफ्टी ऑफिसर के। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि द फूड सेफ्टी ऑफिसर में एंटर कर सकता है and inspect any place where the article of food is manufactured or stored for sale or stored for the manufacture of any other article of food or exposed or exhibited for sale, and where any adulterant is manufactured or kept, take sample of the such article of food or adulterant for analysis, ठीक है। यही बात है जो पीछे बात करी
कि वो कहीं पर भी क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में इंस्पेक्ट कर सकता है जहाँ पर भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, आर्टिकल ऑफ फूड को स्टोर किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वहाँ पर ये क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है और वहाँ पर सैंपल को कलेक्ट कर सकता है और जो अडल्ट्रेंट वगैरह यूज़ हो रहा है उसको भी कलेक्ट कर सकता है, जिससे पता लगाया जा सके इसमें कोई क्या-क्या इंग्रेडिएंट जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। Where any sample is taken, the cost calculated at the rate at which the article is usually sold to the public। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो सैंपल कलेक्ट करेगा ना फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ, और उस सैंपल की जो भी कॉस्ट होगी, उस प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट होगी, जितना पार्ट वो यहाँ से लेगा उसका बिल भी उसको पे करेगा, किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। यानी कि आप सैंपल जो कलेक्ट करोगे उसका पैसा आपको देना होगा। उसके बाद में वेयर एनी आर्टिकल ऑफ फूड सीज्ड अंडर क्लॉज बी और सब सेक्शन 1 is of the perishable nature and the food safety officer is certified that the such article of food is so deteriorated that is unfit for human consumption, the food safety officer may, after giving notice in writing to the food business operator, cause the same to be destroyed। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड की बात हो रही है, वेयर एनी आर्टिकल ऑफ फूड सीज्ड अंडर क्लॉज बी, तो पीछे हमने जो क्लॉज बी पढ़ा था उसके अंडर में किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को क्या किया जाता है, सीज किया जाता है। सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर बी के अंडर में अगर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज किया जाता है, जो हमने पीछे देखा था, इज ऑफ अ पेरिसेबल नेचर, अगर वो पेरिसेबल नेचर का है, एंड द फूड सेफ्टी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द सच आर्टिकल ऑफ फूड इज सो डिटोरिएटेड दैट इज द अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, तो वहां पर क्या करेगा, द फूड सेफ्टी ऑफिसर में आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर को इस बारे में एक राइटिंग में एक नोटिस देगा, कॉज द सेम टू बी डिस्ट्रॉयड, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलेगा, क्योंकि अब वो खराब हो गया, अगर उसको मार्केट में लाएंगे तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क कॉज हो सकते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलेगा, ठीक है। The food safety officer shall, in exercising the power of entry upon the inspection of any place under the section, follow as far as may be provision of the Code of Criminal Procedure Code relating to the search or inspection of the place by a police officer executing a search warrant issued under that code। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है हमारा आईपीसी सीआरपीसी है, उसी तरीके से जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सीआरपीसी, उसका भी यहाँ पर रोल आ जाएगा। क्या रोल आ जाएगा? द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल एक्सरसाइजिंग द पावर, जब वो अपनी पावर को एक्सरसाइजिंग कर रहा होगा, यानी कि अपनी पावर्स का यूज कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, एंट्री अपॉन द इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्लेसेस अंडर दिस सेक्शन फॉलो एज फार एज मे बी द प्रोविजन ऑफ द कोड, जो जो हमारा सीआरपीसी है उसका जो 1973 का जो सीआरपीसी है, 2 ऑफ द 1974 जो है, उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिंग टू द सर्च और इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस बाय पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग अ सर्च वारंट इशू अंडर दैट कोड। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सीआरपीसी है हमारा, वहाँ से इसको पावर मिलती है किसको, एक तरीके से इंस्पेक्ट करने की, और जो भी प्रोविजंस इस पर्टिकुलर सीआरपीसी में लिखे गए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो फिर एनी अडल्ट्रेंट फाउंड इन द पोजीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास में अगर कोई भी अडल्ट्रेट मिलता है और डीलर के पास में एनी आर्टिकल ऑफ फूड or in any of the premises occupied by him as such, and for the possession of the which he is unable to accounts to satisfaction of the food safety officer, and any of accounts and other documents found in the possession or control and which would be useful or reliable to any investigation or proceeding under this act may be seized by the food safety officer, and a sample of such adulterants submitted for the analysis of the food एनालिसिस टू द फूड एनालिस्ट। तो यहाँ पर जो पीछे हमने बातें करी है उन्हीं को यहाँ पर बहुत क्लियरली और आगे मेंशन किया गया है कि अगर कोई अडल्ट्रेंट वगैरह पाया जाता है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स के पास में, तो क्या किया जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है वो भी कलेक्ट कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ क्या करेगा, मे बी सीज्ड बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर, को सीज कर देगा, और इसके साथ ही साथ वो सैंपल ऑफ अडल्ट्रेंट जो है उसको ले लेगा और उसको क्या कर देगा, सबमिट कर देगा फूड एनालिस्ट के पास में उसकी एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, बेसिकली
जो बातें पीछे करी हैं वही सारी यहाँ पर लिखी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। वेयर द फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्स एनी एक्शन अंडर क्लॉज ए, ठीक है, अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 6, ठीक है। इसके पहले जो भी हमने सबसेक्शंस पढ़े हैं उसके बारे में बात हो रही है। ही शैल कॉल वन और मोर पर्सन टू बी present at the time when the such action is taken and take his or their signature, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि जो पीछे जो भी हमने चीज़ें देखी है उस केस में फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, सर्च करेगा और जो भी प्रोसीजर वहाँ पर वो करेगा, प्रोसीजर को फॉलो करेगा, आर्टिकल ऑफ फूड को सीज करेगा, सैंपल को कलेक्ट करेगा। उस केस में वो क्या करेगा, कॉल वन और मोर पर्सन, एक या दो मोर पर्सन को वो बुलाएगा टू बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन सच एक्शन इज टेकन एंड टेक हिज और देयर सिग्नेचर, ठीक है। तो वहाँ पर वो उनके सिग्नेचर ले लेगा, कहने का मतलब है। यानी कि ये कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो भी लोग प्रेजेंट होंगे जिस टाइम पे ये एक्शन लिया जाएगा, किस टाइप का एक्शन, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज किया जा रहा है, सीज करने के साथ ही साथ जो सैंपल वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे वहाँ पर जो भी पर्सन होगा उसका सिग्नेचर, एक पर्सन होगा तो एक पर्सन, अगर ज़्यादा पर्सन अवेलेबल है तो उन सभी के वहाँ पर सिग्नेचर ले लिए जाएंगे जस्ट फॉर द एविडेंस। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 8 में मेंशन किया गया है कि वेयर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड अंडर सबसेक्शन 6, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर रिटर्न द सेम टू द पर्सन from whom they were seized after copies thereof or extract therefrom are certified by that person in such manner as may be prescribed by the central government have been taken। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है, जहाँ पर भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जाता है अंडर सबसेक्शन 6 सीज किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 6, उस केस में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर, 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर, यानी कि जिस डेट को किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज किया गया है उससे 30 डेज के भीतर वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने जब्त किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटर्न करेगा उस पर्सन को जिससे ये जब्त किए गए हैं, ठीक है। बट वहाँ पर क्या करेगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वो कॉपी है वो करनी होगी, उनकी सभी की कॉपी बनाएगा, उस कॉपी के बाद में उसको वहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर कहने का यही है, जो भी अकाउंट्स, जो भी डेटा मिलता है उन सभी को वहाँ से जब्त किया जाएगा, उसके बाद में उसकी कॉपी करी जाएगी, उसकी कॉपी करने के बाद में विद इन 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके भीतर इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 उसके बाद में कहता है कि वेयर एनी अडल्ट्रेंट इज सीज्ड अंडर सबसेक्शन 6, अगर कोई अडल्ट्रेंट सीज किया जाता है अंडर सबसेक्शन 6, the burden of proving that the such adulterance is not made for the purpose of adulteration shall be on the person from whose possession such adulterant was seized। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अडल्ट्रेट पाया जाता है उसको सीज किया जाता है, तो उस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूविंग, अगर वहाँ पर ये प्रूव किया जाता है इस बात को, देखो होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है वहाँ पर अडल्ट्रेंट्स पाए जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उस अडल्ट्रेंट को किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया गया हो, ठीक है। तो हो सकता है पाया गया हो, बट हो सकता है उसका फूड प्रोडक्ट में यूज़ ना किया गया हो, बट इस बात को साबित करने की जो जिम्मेदारी होगी वो फूड बिजनेस ऑपरेटर की होगी या फिर जहाँ से पाया गया है उस पर्सन की होगी, ठीक है। तो इस बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो उसको यहाँ पर उसको प्रूव करना होगा। वो अगर प्रूफ कर देता है कि इसका हमने यूज़ नहीं किया है, ना ही ये अडल्ट्रेशन के लिए हमने रखा है, तो उस केस उसी की जिम्मेदारी होगी उसको प्रूफ करना। उसके बाद में लास्ट में मेंशन किया गया, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू गाइडलाइन विद रिगार्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो भी पावर्स होंगी उनकी एक्सरसाइज को लेकर के ये टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइन कौन इशू करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इशू करेगा। उसके बाद में मेंशन किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द पावर ऑफ सच फूड सेफ्टी ऑफिसर में आल्सो बी रिवोक्ड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी पावर्स को उस टाइम के लिए निरस्त भी किया जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसके पास में देखा जाए तो बहुत सारी पावर्स होती है, बट वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता, वो कुछ पाया जाता, तो उस केस में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास में ये पावर्स होती है कि कुछ टाइम के लिए उसके पावर्स को निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर उसको टाइम टू टाइम यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर है, उसके पास में यहाँ पर बहुत सारी पावर्स होती है, बट लॉ से सुपीरियर कुछ भी नहीं है। लॉ के अंदर में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी मेंशन किए गए हैं जहाँ पर आप देखोगे कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट डाली जाती है तो वहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है लॉ इज सुपीरियर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कल को आप ऑफिसर बन जाते हो तो आपको फूड सेफ्टी के लिए काम करना है, बाकी अदर किसी के लिए काम नहीं करना है। यानी कि आप जिस काम के लिए वहाँ पर जा रहे हो, आपने जो पढ़ाई करी है, आप इस लॉ को पढ़ के जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो ह्यूमन कंज्यूमर है, कंज्यूमर की हेल्थ के लिए, उसके कंजम्पशन के लिए जो फूड चाहिए उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए जो भी कदम एफएसएसएआई उठाता है, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लेकर के आता है, उन सभी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, ये सारा आपका काम होगा। आपका फोकस यही होगा कि कैसे हम अपनी कंट्री के हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा, जो इस आज की जो हमने क्लास में था, सेक्शन नंबर 38 हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवाइज करना अच्छे से, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को 1 से 2 बार पढ़ते जाओ। लॉ को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर अपना आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।